Welcome everybody. Our today topic is expression for critical load and critical stress when one end of the column is fixed and other end is free. तो इस ये जो टॉपिक है हमारा फिक्स्ड एंड अदर वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, उसको समझाने के लिए अगर हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो हमें ये एक फ़ोटो मिला है। इसमें देखिए ये जो कॉलम है इसका नीचे वाला एंड फिक्स है और ऊपर वाला एंड फ्री है। यहाँ पर ये पूरा होटल है, इसको एक पी लोड देगा ऐसा हम लोग मानते हैं। तो ये जो एग्जांपल है वन एंड इज़ फिक्स्ड एंड अदर एंड इज़ फ्री का एग्जांपल है। तो इसमें जो इसका जो बकलिंग होगा उसका ये हम लोग आज ये डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि उसमें कैसे पी क्रिटिकल लगेगा और उसका सिग्मा क्रिटिकल क्या होगा। तो यहाँ पर जो फिगर था उसी को मैंने दोबारा से बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए इसका एक ये एंड फिक्स है और यहाँ पर ये कॉलम है अनबकल्ड पोजीशन में। यहाँ पर ये पी लोड आ रहा है। जब इसके ऊपर लोड आता है तो इसकी पोजीशन जो होती है वो ऐसे हो जाती है, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है। ये दोनों एक ही बात है, या तो ऐसे बेंड हो जाएगा या इसका ऐसे लेटरल बेंडिंग हो जाएगी जिसको हम लोग बकलिंग बोलते हैं। या तो ऐसे बकल हो जाएगा या फिर ऐसे बकल हो जाएगा। ये दोनों सेम सिचुएशन है। तो यहाँ पर इसको दिखाने के लिए आप देखिए, यहाँ पर जैसे मान लो इसको यहाँ पर मैंने इसको फिक्स कर दिया और यहाँ पर एंड फ्री है। तो इसमें हम अगर लोड लगाते हैं तो आप देखिए इसका ऐसा शेप हो जाता है जो यहाँ पर दिखाया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी देर तक ये स्ट्रेट चलता है, उसके बाद ये टर्न लेता है। ये देखिए, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये फ्री एंड जो है वो हल्का सा लेटरल डिफ्लेक्शन भी है यहाँ से लेकिन ये बहुत ही कम। ये तो काफ़ी एक्सरेटेड फिगर है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम लोग ए मान लेते हैं और इसमें ये जो कॉलम है जो इसकी बेंडिंग वाली आफ्टर बेंडिंग पोजीशन है, सपोज इस पे एक पॉइंट लेते हैं क्यू एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है एक्स और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वाई। तो ये जो पी फोर्स है इसका यहाँ से डिस्टेंस होगा, आप यहाँ से इसको लाइन ऑफ एक्शन पी के आगे बढ़ा दें तो इसका ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो टोटल है ए, यहाँ से यहाँ तक है वाई। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये होगा ए माइनस वाई। इस पी की लाइन ऑफ एक्शन का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्यू से ये वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा ए माइनस वाई होगा। तो इसमें अगर हम लोग ऑयलर फार्मूला लिखें ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजल टू प्लस माइनस एम एक्स। तो इसमें जो m होता है, m की वैल्यू एम एक्स जो होगा वो होगा, अब यहाँ पर देखिए इसमें अब एम एक्स का मैग्नीट्यूड तो पी वाई होगा, p इंटू ए माइनस वाई, p इंटू ए माइनस वाई होगा। लेकिन इसमें प्लस लगाएं या माइनस, मतलब ये इसके प्लस मोमेंट के आगे प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, ये ऐसे देखिए हमने इसमें पिछले वीडियो में भी देखा था। दोनों पिन एंड वाले कॉलम में इसका मैंने आपको समझाया था कि इसके रूल्स, जहाँ इसी मोमेंट के आगे प्लस माइनस लगाने के रूल बिल्कुल अलग हैं। जो आपने अभी तक रूल पढ़े थे उससे बिल्कुल अलग है। जैसे यहाँ पर अगर ये शेप ऐसे हो रहा है, ऐसे या ऐसे, तो ये आप देख रहे हैं कि अगर इस यहाँ से कॉलम एक्सिस से अगर इसको देखें, जो नया डिफॉर्म कॉलम की पोजीशन है, तो अगर आप इससे इसको वॉच करें तो ये हमारी तरफ आ रहा है, या कॉन्वेक्स शेप का है तो ये जो है ये प्लस का बेंडिंग मोमेंट होगा इस जगह पर। तो यहाँ पर देखिए ये इसके आगे हम लोग प्लस लगा देते हैं। तो अब जो हमें इक्वेशन मिलता है वो मिलता है ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजल टू प्लस पी इंटू ए माइनस वाई। ये इक्वेशन नंबर 1 है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी इंटू वाई इजल टू पी ए। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी अपॉन ई आई वाई इजल टू पी अपॉन ई आई इंटू ए। अभी ये वही इक्वेशन चल रही है, इक्वेशन नंबर 1 ही है अभी भी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इजल टू पी अपॉन ई आई इंटू ए, वेयर के स्क्वायर इजल टू पी अपॉन ई आई। ये आप जानते हैं, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन ऐसा होता है y इजल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब सी डॉट एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई। ये पी आई जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल है, वाई इजल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है C1
कॉस के एक्स प्लस C2 साइन के एक्स। और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए तो सबसे पहले हम लोग इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल एक अलग से निकालते थे। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए यहाँ पर आपको ऐसे यूज़ करना पड़ेगा, ये कैलकुलस से आप जानते हैं 1/d² प्लस के स्क्वायर, जो इसमें राइट हैंड साइड में ये जो लिखा हुआ है इसको यहाँ पर लिखते हैं P/EI इंटू ए, और इसके साथ एक e⁻0x से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का एक मेथड है। तो इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए आएगा Pi जो हो जाएगा, और Pi इक्वल टू 1/d², d² की जगह यहाँ पर e⁻0x है ये 1 के बराबर है, ये 0 जो होता है इस कैपिटल D² में रख देते हैं, तो 1/g² प्लस के स्क्वायर P/EI इंटू ए e⁻0x वैसे 1 के बराबर है, तो 1/k² इससे होगा 1/k² इंटू P/EI इंटू ए, और ये तो 1 है ही क्योंकि 1 की जगह हमने e⁻0x रखा था, तो 1/k², k² जो होता है वो P/EI है, तो P/EI इंटू P/EI इंटू ए, तो EI से EI कट जाएगा और P से P कट जाएगा, तो इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आती है a। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है वो a के बराबर होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप जानते हैं C1 cos के एक्स प्लस C2 sin के एक्स है, तो हमारा y जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसकी जगह अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमें मिलता है C1 cos के एक्स प्लस C2 sin के एक्स प्लस a, ये y की वैल्यू है। ये इक्वेशन नंबर इसको 2 रख देते हैं सपोज। अगर इसका हम लोग एक बार अगर डिफ्रेंशिएशन कर दें y इक्वल टू C1 cos के एक्स प्लस C2 sin के एक्स प्लस a का, तो हमें मिलता है dy/dx इज इक्वल टू C1 cos के एक्स का होता है माइनस साइन के एक्स, और के एक्स का होता है k, तो यहाँ पर इस k को यहाँ लिख देता हूँ, प्लस C2 साइन के एक्स का हो जाएगा kC2 साइन के एक्स का हो जाएगा cos के एक्स, और a का हो जाएगा 0। ये इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं हम लोग। अब C1 और C2 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। तो इस फिगर को आप देखिए, इसमें बाउंड्री कंडीशन होगी x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0, एक तो ये होगा, और एक होगा x इक्वल टू 0 पर dy/dx इक्वल टू 0। तो ये जो दोनों इक्वेशन है इसमें बाउंड्री कंडीशन रखते हैं, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0, और C1 cos k इंटू 0 प्लस C2 साइन k इंटू 0 प्लस a, और इससे मिल जाएगा 0 इक्वल टू C1 cos k0 1 होता है, प्लस C2 साइन k0, तो ये 0 हो जाएगा प्लस a। दिस इम्प्लाइज दैट C1 इक्वल टू माइनस a। दूसरा बाउंड्री कंडीशन x इक्वल टू 0 एंड dy/dx, x इक्वल टू 0 पर dy/dx इक्वल टू 0 हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में लगाते हैं। तो dy/dx की वैल्यू 0 है जब x इक्वल टू 0 है, माइनस के C1 इंटू साइन k इंटू एक्स की जगह रख देंगे 0, प्लस यहाँ से इस इक्वेशन में के C2 cos k x की जगह 0, इससे मिलता है 0 इज इक्वल टू साइन k0 0 हो जाता है, तो ये पहला तो 0 हो जाता है, 0 प्लस के C2 इंटू कॉस 0 1 हो जाता है, इससे हमें मिलता है के C2 इज इक्वल टू 0, और इम्प्लाइज दैट C2 इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज दैट C2 इज इक्वल टू 0, तो C2 0 मिला और C1 जो होता है वो माइनस a मिला। इन दोनों वैल्यूज़ को वापस हम लोग इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रख देते थे, तो हमें जो y का जो सॉल्यूशन मिलता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, y मिलता है हमें C1 की जगह रख देते हैं माइनस a cos kx प्लस C2 जो हो गया 0 हो गया, तो ये सेकंड टर्म नहीं आएगी, प्लस a। अब ये जो हमारी इक्वेशन है ये इसका सॉल्यूशन है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस a cos kx प्लस a, ये इसका हमारा सॉल्यूशन है, y इक्वल टू माइनस a cos kx प्लस a। अब इसमें जो क्रिटिकल लोड निकालने के लिए आपके जो 4 कॉलम कंडीशन है उसमें आप ध्यान दीजिएगा, उसमें हर एक सिचुएशन में जो क्रिटिकल लोड जो निकलेगा वो x इक्वल टू l पर ही निकलेगा, और कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा लेफ्ट हैंड पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू l रखते हैं, इसमें y इक्वल टू माइनस a cos kx में x इक्वल टू l रखते हैं, तो हमें मिलता है x इक्वल टू l पर जो होता है y इक्वल टू a हो जाता है, तो y की जगह a रख देते हैं, और माइनस a cos k x की जगह l प्लस a, ये हमें इक्वेशन मिलती है, इसमें a से a कट जाता है, तो हमें मिलता है माइनस a cos k l इक्वल टू 0, माइनस a
कॉस के एल इजल टू जीरो, तो ए तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट कॉस के एल इजल टू जीरो। तो अगर आप कॉस, इसका एक कॉस का ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हैं तो आपको पता है कॉस का ग्राफ ऐसा आता है, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट होते हैं पाई बाई टू, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 2 पाई बाई टू, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 3 पाई बाई टू, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 4 पाई बाई टू, दैट इज 2 पाई। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि ये जो जीरो कॉस जीरो हमेशा या तो पाई बाई टू पर होता है, 3 पाई बाई टू पर होता है, और 5 पाई बाई टू पर होता है। तो कॉस के एल अगर जीरो होता है, दिस इम्प्लाइज दैट अगर कॉस के एल जीरो होता है, इसका मतलब होता है ये जो होता है ये कॉस पाई बाई टू पर होता है, कॉस 3 पाई बाई टू पर होता है, कॉस 5 पाई बाई टू पर होता है। दिस इम्प्लाइज दैट के एल जो होता है वो या तो पाई बाई टू होगा, या 3 पाई बाई टू होगा, या 5 पाई बाई टू होगा, ऐसे ऐसे करके मतलब 2n+1 इंटू पाई बाई टू होगा। तो इसका जो लीस्ट वैल्यू है उसको अगर हम लोग ले लें, लीस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू के बाई टू पाई बाई टू ले लेते हैं, ये लीस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो इसके इन दोनों का स्क्वायर कर देते तो हमें मिलता है के स्क्वायर एल स्क्वायर इजल टू पाई स्क्वायर बाई 4, और इसको ऐसे ले सकते हैं के स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं पी अपॉन ए एल स्क्वायर इजल टू पाई स्क्वायर बाई 4, और इसको ऐसे लिख सकते हैं पी की जगह ये पी क्रिटिकल लोड जिस पर बकलिंग हो जाता है, ये हो जाता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4l स्क्वायर। अब ये जो है आप इसमें जानते हैं ये जो चीज़ होती है, ये जब दोनों एंड, जब इस कॉलम के दोनों एंड पिन होते हैं, जो पिन एंडेड कॉलम होता है, तो ये उसकी वैल्यू के बराबर होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये होता है कि जो पी क्रिटिकल जो फिक्स्ड एंड फ्री एंड का जो कॉलम का कॉम्बिनेशन है वो जो होता है 1/4 टाइम्स, उसका क्रिटिकल लोड जो होता है 1/4 टाइम्स क्रिटिकल ऑफ पिन एंड, दोनों एंड जब पिन होते हैं उसके बराबर होता है। एक तो ये हमें यहाँ से एक नॉलेज मिलता है, और इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पी क्रिटिकल जो लोड होता है वो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4l स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4l को अगर 2l रख दें, 2l का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये जो 2l है ये आपका, इसको ऐसे 2l जो होता है यही आपका इक्विवेलेंट लेंथ एल ई है। तो एल ई की जगह के एल और के की जगह यहाँ पर ये कैपिटल के है, मतलब एल ई इजल टू 2l है। इक्विवेलेंट लेंथ इसमें 2l के बराबर है, एल ई इसका 2l के बराबर है, के इजल टू 2 है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्रिटिकल इजल टू पाई स्क्वायर ई आई जो होता है वो एरिया इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर के बराबर भी होता है। तो इसको आई की जगह ए आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2l की जगह हम लोग एल ई लिख देते हैं, एल ई का स्क्वायर पी क्रिटिकल इजल टू दिस, एंड ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्रिटिकल अपॉन एरिया जो आपका सिग्मा क्रिटिकल स्ट्रेस सिग्मा के बराबर भी होता है। ये होता है पाई स्क्वायर ई, ए तो यहाँ जा चुका है, आर, इस आर को इसके नीचे ले जाते हैं, एल ई अपॉन आर कर देते हैं, एल ई अपॉन आर का स्क्वायर। तो पी क्रिटिकल सिग्मा क्रिटिकल जो होता है वो पाई स्क्वायर ई अपॉन एल ई अपॉन आर का स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसमें आप देखिए, अगर इसमें सिग्मा क्रिटिकल और एल ई अपॉन आर का ग्राफ अगर बनाए, यहाँ पर अगर आप सिग्मा क्रिटिकल ले लें और यहाँ पर एल ई अपॉन आर ले लें, तो इसमें जो रिलेशन है वो ये रिलेशन 1/1 एल ई अपॉन आर, इसको एक एल ई अपॉन आर को एक वेरिएबल मान लें, तो ये सिग्मा क्रिटिकल जो होता है वो प्रोपोर्शनल है 1 एल ई अपॉन आर का स्क्वायर के। तो इसका कर्व जो होता है वो ऐसा आता है। तो ये जब आपका अगर पिन एक एंड तो फिक्स हो और एक एंड फ्री हो, तो ये एक्सप्रेशन है सिग्मा क्रिटिकल का पाई स्क्वायर ई अपॉन एल ई अपॉन आर का स्क्वायर। यही हमें निकालना था इस लेक्चर में।